हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल सबको पता है कि एनटीपीसी की जो डेट अपडेट कर दी गई है मीटिंग में 28 दिसंबर से बताया जा रहा है एग्ज़ाम। तो पहले तो सभी लोगों को मैं बता दूं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से स्टार्ट नहीं हो रहा, 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी हैं 25-26 दिन हैं हमारे पास। 25-26 दिन में हम एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं सब चीज़ों को, काफ़ी टाइम है। सेकंड चीज़, पहले मैंने सोचा था कि मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा एक एक टॉपिक। जैसे फिजिक्स के 10 टॉपिक थे तो मैं सोचा था कि 10-10 अलग अलग मतलब टॉपिक को कराऊंगा, मगर टाइम कम रह गया। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ अभी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर करा दूंगा। एक क्विक रिवीजन जो होती है इस बैच में, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, क्विक रिवीजन मतलब क्या है कि उतना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको करेंगे कवर। और ऐसा नहीं करूँगा मैं कि अगर जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वर्क एनर्जी एंड पावर हम पढ़ने जा रहे हैं आज, तो इसको मैं बहुत लंबा खींच दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं न्यूमेरिकल के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ याद नहीं करना बिल्कुल भी। सेकंड चीज़, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 25 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसकी वीडियो मैं भी आज शाम को अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। उसकी टेंशन मत लो आप। अभी हम इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ते चले जाएंगे, फिजिक्स खत्म करेंगे, केमिस्ट्री बायो जितनी भी चीज़ें सब करेंगे। फिर उन स्टूडेंट्स को जो पॉलिटी ज्योग्राफी को बोल रहे हैं, ज्योग्राफी की भी, पॉलिटी की भी, हिस्ट्री की भी, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं ऐसी चीज़ में रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, स्टार्ट करते हैं हम अपना जो हमें टॉपिक पढ़ना है, वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, थोड़ा दोनों लैंग्वेज में चलेंगे हम लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? वर्क कार्य। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ में अपनी फोर्स लगाते हैं, जब हम अपनी ताकत को, अपने बल को किसी चीज़ पे लगाते हैं, और या तो वो आगे की तरफ लगाते हैं या हम पीछे की तरफ वो लगाते हैं। अगर हम अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तब वो हमारी साइंस की लैंग्वेज में वर्क कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे, इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ से फोर्स, बल लगाते हैं, बल, ठीक है, और हमारे बल लगाने से कोई चीज़ विस्थापित हो जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ से ये मारकर यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊँ आगे को, ठीक है, तो फिर वो चीज़ क्या है, इस पर मैंने बल लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये मैंने काम करा है। क्लियर हो गया? तो कोई सी भी वर्क तब कहलाया जाएगा जब हम किसी को फोर्स को कर देंगे हम डिस्प्लेस्ड, विस्थापन। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है और जो डिस्टेंस होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। विस्थापन, विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो एक बार। एक पॉइंट ए है, यहाँ पे ए पॉइंट, हम पहले यहाँ से चले इस जगह पर, यहाँ से इस जगह पर, और यहाँ से इस जगह पर, ये हम बी तक आ गए। अगर हम बात करें ए से लेकर हम इस पॉइंट तक चले, इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, ये हमारी हो गई दूरी, हमने इतनी दूरी तय करी। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो ए से लेकर डायरेक्ट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना जो रास्ता होगा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब वर्क जो होता है वो 3 टाइप का वर्क होता है। यहाँ पर मेजरली 3 टाइप का होता है। या तो वर्क होगा पॉजिटिव, आप इसको हिंदी और इंग्लिश में समझते रहेंगे, नोट करते रहेंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आपको पता है धनात्मक, या फिर होगा वो नेगेटिव, ऋणात्मक, या फिर होगा वो शून्य, जीरो वर्क, जीरो वर्क, शून्य। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं एक एक करके। आपको इतना समझ में आ गया कि वर्क क्या होता है। कार्य सिर्फ वो होता है जब हम अपने फोर्स को, किस फोर्स लगा के किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह से हटाते हैं हम, तब हम अपना ताकत लगा के, फोर्स लगा के चीज़ को हटाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को आगे की तरफ हटाते हैं, अगर मैं समझ लो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है और उसको मैं आगे की तरफ धक्का मारता हूँ, जैसे ये गेट है और मैं गेट को बंद कर देता हूँ और आगे की तरफ चला जाता है फोर्स, तो मेरा जो फोर्स है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव वर्क। समझ आ गया आपको? अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगाता हूँ। सेकंड, नेगेटिव वर्क क्या होता है फिर? नेगेटिव वर्क का मतलब ये होता है कि अगर मैं फोर्स तो डायरेक्शन में दूसरी लगा रहा हूँ और डिस्प्लेस दूसरी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जैसे कि
स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग अगर हम स्प्रिंग पे हाथ लगाते हैं स्प्रिंग पे, तो क्या होता है, हम फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं मगर वहाँ का जो डायरेक्शन जो आती है ना वो पीछे की तरफ आती है। एक चीज़ तो स्प्रिंग हो गई, स्प्रिंग, ठीक है। सेकंड चीज़, कभी कभी आपने देखा होगा जो दो मैग्नेट होती हैं, दो मैग्नेट को जब आप आपस में एक दूसरे के पास लेके जाओगे तो एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट पीछे की तरफ भागेगी, यानी पॉजिटिव वर्क आप क्या करोगे, मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हो और वो पीछे की तरफ भाग रही है, दूसरी डायरेक्शन में भाग रही है, ठीक है। मैग्नेट का काम होता है चिपकना, मगर फिर भी वो एक दूसरे के साथ भाग रही है, तो पॉजिटिव चीज़ हो रही है मगर फिर भी भाग रही है, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन भी हमारा इसी में आता है नेगेटिव वर्क में। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ रोल की जाती है, हम कोई चीज़ फेंक देते हैं कोई चीज़, तो क्या होता है वो चलते चलते रुकने लगती है, फ्रिक्शन जो होता है। तो स्प्रिंग से आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वर्क होता क्या है। अब बात करते हैं ज़ीरो वर्क क्या होता है यहाँ पर। तो साइंस की लैंग्वेज में अगर हम कोई चीज़ को आगे या पीछे नहीं खिसका रहे तो वो वर्क नहीं माना जाता। अगर हम जो है कुछ भी काम को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर को उठा के कर रहे हैं, तो वो काम नहीं माना जाएगा। या फिर अगर हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। हालांकि हम वर्क कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो हम बैठ के करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम काम तो करते हैं मगर वो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो है, क्योंकि हम कोई चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, वहाँ से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वर्क में नहीं आती। या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कूली। जो कूली होता है वो क्या करता है, काम तो करता है मगर आगे की तरफ नहीं फेंकता कुछ चीज़, ना आगे धक्का लगाता ना पीछे। वो क्या करता है, सर पे बैग रखता है और फिर चलता है हाथ नीचे करके, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो कुछ चीज़ आगे पीछे नहीं कर रहा है, ऊपर रख के कर रहा है। अगर हम कुछ भी सामान को ऊपर की तरफ या फिर बैठे बैठे करते हैं तो वो चीज़ जीरो वर्क में आता है यहाँ पर, क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं मगर कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। और हमें पता है वर्क क्या होता है, कि जब हम फोर्स को डिस्प्लेस्ड करते हैं, अपने बल को किसी चीज़ किसी डायरेक्शन की तरफ लगाते हैं, तब हमारा वर्क कहलाता है। तो क्या जब कूली ऊपर सामान रख लेता है तो वो कुछ चीज़ आगे तो नहीं फेंक रहा, तो हमारे जो विस्थापन होता है यहाँ पे, विस्थापन वो तो जीरो हो जाता है। जब ये जीरो हो जाता है तो पूरा ये फोर्स जो है ये भी जीरो हो जाती है, इसलिए वर्क हमारा जीरो हो जाता है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस ये आता है कि कूली अगर सर पे कुछ रख के चल रहा है तो वो कैसा वर्क है, ठीक है। नेगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, जीरो वर्क है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कूली जो होता है वो जीरो वर्क करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, विस्थापन और दूरी, वो आपको क्लियर हो गया। तीनों टाइप का जो वर्क होता है वो आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसके ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है। 28 तारीख को कांस्टेबल के शिफ्ट में जो अभी गया है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि एनर्जी का क्या होता है आपका, ठीक है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का ऐसा यूनिट दोनों सेम होते हैं, जूल, जूल, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ऐसा यूनिट, ये आपको याद होना चाहिए, और इसको डेराइव कैसे करते हैं वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्विक रिवीजन बैच है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ चीज़ें ऊपर से समझा दूंगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल ही ज़्यादा उसके फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे कि न्यूटन है तो न्यूटन क्या होता है, ठीक है, एनर्जी का पूरा फॉर्मूले को कैसे घुसना है। ये छोटी चीज़ें बेसिक हैं। अब इतना टाइम भी नहीं बचा है हम पे कि हम उसको खोल के पूरा समझाएं। मैं समझा देता, मगर अभी टाइम जो है वो हमारा इस चीज़ को पढ़ने का है कि हम कैसे कैसे कवर कर सकें, ठीक है। इसी के बाद में जो है सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा अभी इसमें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ल्यूसेंट से या मनोहर पांडे और जी की जो बुक है आपकी, उससे कैसे पढ़ना है। ट्रस्ट में आपका 28 दिन में जो है 28 तारीख तक बहुत कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जब हम दूरी नापते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट की दूरी जो होती है, वो विस्थापन जो होता है, उसको हम यहाँ पे मीटर से नापते हैं। तो जूल का जो फॉर्मूला होता है, जूल, वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, जूल का। और जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, वर्क की, वर्क की ऐसा यूनिट। और एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट यहाँ पे जूल होती है। तो आप ये चीज याद रखेंगे, वर्क का मतलब क्या है, कार्य, और एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो है वर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं जो लास्ट ईयर ग्रुप डी में आया था। अब हम थोड़ा देखते हैं, जब लास्ट ईयर ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था, तो ग्रुप डी में 18 सितंबर
2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कोई वस्तु है, उस पर 60 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। फोर्स यानी 60 न्यूटन के बल से अगर हम उस पर बल लगाया जाता है तो वो आपकी 4 मीटर जो है, 4 मीटर जो है आपकी 4 मीटर वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, यानी विस्थापित हो जाती है। अब इस पे क्वेश्चन में ऑप्शन में ये था कि बताओ उस पर कितना ज़्यादा वर्क लगा गया। उस वस्तु अगर 60 न्यूटन के बल लगाया जाता है और 4 मीटर की दूरी पर जाता है तो कितना आगे जाता है। ठीक है, 600 जूल, बी 240 जूल, सी 15 जूल और डी आपका 120 जूल। तो बहुत सिंपल है। अब बस इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं देखने के लिए। अगर आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज होगी तो आप इसको 1 सेकंड में भी कर भी दिया होगा स्टूडेंट ने बहुत आराम से। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो वो कहाँ से कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि वर्क कितना होता है हमारा। वर्क होता है आपका, कि वर्क का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। किसी चीज़ में हम अपना बल लगा के कितना डिस्प्लेस्ड होती है। तो वर्क हमने पढ़ा था अभी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें दे रखी है उन्होंने यहाँ पे 60 न्यूटन और हमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 4 मीटर की। 4 मीटर की तो वर्क हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 जूल, यानी कि बी आंसर। ठीक है, तो ये देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं वर्क से। और इसी टाइप के कई सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप आराम से ग्रुप डी का जो एग्जाम आया था लास्ट टाइम उसको चेक करना, एनटीपीसी में भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मगर ये तो क्वेश्चन तब कर पाएगा ना जब किसी कोई चीज़ें आती होंगी। जब नहीं पढ़ी होंगी तो फिर वो गलत कर देगा। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, एनर्जी जो होती है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो भी आपका जूल होता है। जूल, ठीक है, जूल इसका ऐसा यूनिट होता है। और ये 2 टाइप की होती है। यहाँ पर एनर्जी 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा। स्थिज ऊर्जा। अब 2 टाइप की एनर्जी होती है। ये अभी 28 तारीख के पेपर में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। एनर्जी को दोनों को हम अलग अलग में डिवाइड करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। देखो चीज़ों को समझ के चलोगे तो बहुत इजी पड़ेगा, हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी पढ़ेंगे। लंबा चौड़ा नहीं कर रहा मगर समझो इस चीज़ को। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि कोई सी एक ऐसी एनर्जी जिसमें गति हो, मोशन हो किसी में। पहले हम इसको समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जिसमें मोशन होता है, के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा समझते रहेंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे इन दोनों चीज़ों को। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिसमें कोई मोशन होती है, कोई भी चीज़ चल रही है, कोई सी भी चीज़ आपके आगे चल रही है, वो हमेशा गतिज ऊर्जा में कहलाएगी। ठीक है, कोई नदी बह रही है, मैं यहाँ से पेन फेंक देता हूँ, पंखा चल रहा है, हर चीज़ जिसमें जो है कुछ मोशन है, कुछ गति है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, गति से याद रखेंगे, यानी कुछ भी मोमेंटम हो रहा है उसके अंदर, मोमेंटम अगर है तो कुछ मोमेंट हो रहा है, मोमेंटम, तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। इस फॉर्मूले को मैं खोल के भी आपको दिखा सकता हूँ मगर 10-15 मिनट लग जाएंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है। सब स्टूडेंट समझदार हैं, छोटी सी चीज़ याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। मैं पूरा इसको डेराइव भी कर सकता हूँ, अभी टाइम नहीं है मगर उसको करने का। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? मोमेंटम होती है। मोमेंटम यानी आप किसी चीज़ में गति है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम बात करते हैं स्थिज ऊर्जा की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, कोई सी भी चीज़ जिसके अंदर गति मौजूद है, आपको वो समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ गति में है तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। मगर अगर किसी चीज़ में उसके अंदर ऊर्जा मौजूद है, उसके अंदर एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक शर्ट है, मेरी शर्ट। ठीक है, इस शर्ट को मैंने यहाँ तक खींच लिया। अब जब मैंने इस शर्ट को खींचा, अभी मैंने रोक के रखा है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है? एनर्जी। अभी ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये रुकी हुई है यहाँ पे। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो वापस से वहाँ आई, ये गति में आई, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है,
इसी तरीके से जब हम किसी भी रबड़ बैंड को खींचते हैं, रबड़ बैंड को, तो रबड़ बैंड को खींचने के बाद क्या होता है, जब तक हम खींच के रखते हैं उसे तो एनर्जी फील होती है, उसके अंदर एनर्जी, ठीक है। जब हम उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ने के बाद जब होगा तब आपकी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो आपको बस ये चीज़ समझ में आ गई, अगर हम चीज़ किसी को पकड़ के रखते हैं या कोई चीज़ रखी हुई है किसी स्थिति में एक जगह पर है, तो वो क्या है, गतिज या आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें अभी उसमें अभी एनर्जी मौजूद है उसके अंदर, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ी है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। हाफ mv² में आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का याद रखना है mgh। अब जरा इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो m है, यहाँ पे आपका मास है, मास द्रव्यमान जो होता है, v जो है यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग जो होता है, वेग, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे वही सेम है मास, यहाँ पर g ग्रेविटी और यहाँ पर h हाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी मौजूद है, अभी छूटी नहीं है, तब तक, इस शर्ट का एग्जांपल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। जब मैंने शर्ट यहाँ तक खींची अपनी, ये चीज़ ये खींचने के बाद क्या हुआ, अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अभी मैंने रोक रखी है इस चीज़ को। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये काइनेटिक एनर्जी में आई, ठीक है। जब कोई चीज़ रखी हुई है, अगर मैं कुएं में कोई बाल्टी डालता हूँ और उसमें पानी निकालता हूँ, पानी, अब मैंने पानी भरा उस बाल्टी में और उस बाल्टी को रोक के रोक लिया वहीं पे, बाहर नहीं निकाली, तो उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी की जो एनर्जी है वो उस बाल्टी में है, जब तक मैं उसको रोक के रखूंगा तब तक वो बाल्टी में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्थिज ऊर्जा। और जब मैं उसको खींचूंगा बाहर की तरफ, तब वो गति में आएगी, तब वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, गतिज ऊर्जा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं काइनेटिक एनर्जी के, आप बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। बंदूक में से गोली निकलती है, गन फायर हो जाती है, बंदूक में से गोली निकलना, ठीक है। विंड मिल जो चलती रहती है, मतलब बंदूक में से गोली निकल रही है वो गति में, ठीक है। जो आपकी पवन चक्कियाँ होती हैं वो घूम रही है वो गति में, हर चीज़ टरबाइन हो रही है, पानी चल रहा है, तो हर चीज़ जो गति में है। क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो होता क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप बहुत आराम से पता लगा लेंगे कि अगर कोई चीज़ गति में है तो वो काइनेटिक एनर्जी, और किसी चीज़ में अगर रुकी हुई है एनर्जी, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा। अगर कोई स्थिर है तो स्थिर से आप याद रखेंगे स्थिर ऊर्जा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले लिखवाए थे इसको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फॉर्मूले आ जाते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन डाल देता है, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, मगर अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपको वो चीज़ क्लियर है उसके पीछे की, तब आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 10 एग्जाम्पल करा दिया, उसके बाद पेपर में कुछ और चीज़ पूछ ली तो आप नहीं कर पाएंगे, मगर अगर आपने ये चीज़ समझ ली एक बार तो आप पेपर में आसानी से कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम ये देखते हैं कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, और ऊर्जा का जो नियम होता है वो क्या कहलाता है। ऊर्जा का एक नियम होता है जिसको संरक्षण का नियम भी कहते हैं, कंजर्वेशन लॉ। वो क्या बताता है कि ऊर्जा जो है एक चीज से दूसरी चीज में सिर्फ ट्रांसफर की जाती है, कभी खत्म नहीं की जा सकती, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ एनर्जी एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होती है। अब वो ट्रांसफॉर्म कैसे होती है उस चीज को हम अभी समझेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब इसके भी कम से कम बुक में आप देखोगे तो 10 से 15 एग्जाम्पल हैं, मगर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको काम हो जाएगा, 3-4 एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोलर का। सोलर जो सौर होता है, सोलर एनर्जी, ये क्या करती है, सोलर जो लाइट होती है वो क्या करती है, सूरज की जो रोशनी आती है उसको कन्वर्ट कर देती है, किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, हमारे घर की लाइट में, जो बिजली होती है उसमें। तो यानी ये सोलर एनर्जी क्या करती है हमारी, सोलर जो लाइट होती है हमारी, सोलर लाइट, उसको चेंज कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लियर हो गया यहां तक, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है। अब 1-2 एग्जांपल और समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर में जब हम बोलते हैं साउंड एनर्जी जो होती है, ठीक है, पीछे से वो लगा होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है
उसको वो चेंज करता है साउंड एनर्जी में। हम तो हल्के से बोलते हैं माइक में, मगर आवाज़ वो बहुत फैला देता है। अब वो जो फैला रहा है वो किसकी वजह से? बिजली की वजह से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो चेंज कर देता है किस में? साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है इस चीज़ से कि अच्छा, हिंदी वाले वो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत को वो चेंज कर रहा है ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार, कभी हिंदी के स्टूडेंट बोले कि हिंदी में नहीं लिखा था। विद्युत ऊर्जा को वो चेंज कर रहा है आपकी ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है बहुत बार पेपर में कि बैटरी जो होती है वो क्या करती है। बैटरी क्या करती है? अभी बैटरी के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल में, ठीक है। अगर आता है मोमबत्ती क्या करती है, कभी कोई आता है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या है? केमिकल है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो पहले वो केमिकल क्या होता है? पहले लाइट करता है, रोशनी करता है, ठीक है। रोशनी करने के बाद क्या होता है? फिर वो गरम हो जाता है जब जल जाता है, ठीक है। मोम जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो हमने देखा कि मोमबत्ती जलने के बाद क्या होता है? मोमबत्ती एक केमिकल है, केमिकल एनर्जी से वो शिफ्ट हुआ लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी से शिफ्ट हुआ वो हीट एनर्जी में, ठीक है। तो बस आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। अगर मैं बात करूँ बल्ब की, जो बल्ब जल रहा है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी इसका एनर्जी का लॉ है। यहाँ पर एनर्जी का समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। मेरी उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी आपको काफ़ी हद तक। अभी इसके जो है पूरे किस किस तरह से आपको पढ़ना है बुक में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तक आपका शायद काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे पावर की तरफ। अब हम पावर को पढ़ेंगे। तो अब हम करेंगे पावर को। पावर का मतलब क्या है? शक्ति को, शक्ति, पावर। तो किसी भी स्टूडेंट को पता है कि अगर हम देखेंगे पावर किस में ज़्यादा कहलाई जाएगी, तो पावर, शक्ति उसमें ज़्यादा है जो कुछ भी काम जो है कम टाइम में कर पाए, ठीक है। जो काम, जितना भी हम उसको किसी स्टूडेंट को काम देते हैं, किसी को ही बोलते हैं कि 100 मीटर भागना है, ये यहाँ से यहाँ उठाना है, तो उस काम को जो जितनी जल्दी कर देगा हम उसमें बोलते हैं कि हाँ यार इसमें बहुत ताकत है, ठीक है। अगर 10-10 किलो का सामान है या 100 किलो वेट है, उसको हम बोलें एक बार में उठाना है, तो जो ज़्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर है वो जल्दी उठा लेगा कम टाइम में, ठीक है। और जो उससे कम है वो उठा लेगा, मगर शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें क्या होगा? उस चीज़ में जो पहले काम कर देगा, यानी काम जो कम टाइम में कर रहा है, उसमें ज़्यादा ताकत होगी, सिंपल है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो वर्क होता है, वर्क को जो करता है टाइम में, यानी जितने कम टाइम में वो करेगा उतना वर्क को, वो उसकी पावर कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। पावर को जो हमारा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो वॉट होता है, वॉट, ठीक है, वॉट होता है। अब हमें पता है वर्क का क्या होता है, वर्क का हमने पीछे पढ़ा था। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए आप? जूल, जूल होता है वर्क का ऐसा यूनिट, जूल, ठीक है। और टाइम का क्या होता है यहाँ पे? टाइम का कितना होता है यहाँ पे? सेकंड, सेकंड में लेते हैं हम टाइम को, ठीक है। यहां पर इसका क्या बन जाता है? वॉट का जूल पर सेकंड, डब्ल्यू का बन जाता है जूल पर सेकंड यहां पर, क्योंकि पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब वॉट की हम बात करते हैं तो वॉट में क्या होता है, कभी कभार पेपर में किलोवाट और आपका मेगावाट भी आता है, तो उस चीज को आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट, किलो का मतलब तो सबको पता ही है कि 1000 होता है, ठीक है। तो 10 की पावर जो होती है 3 जूल में हो जाएगी। और अगर 1 मेगावाट की मैं बात करूं तो 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 हॉर्स पावर कितनी होती है, ठीक है, अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर, एचपी, अश्व शक्ति जो होती है ये आपकी 746 जूल होती है, ठीक है, 746 जूल होती है यहाँ पर 1 हॉर्स पावर। तो पावर में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 1 किलोवाट कितना होता है, मेगावाट, वॉट का क्या होता है, जूल पर सेकंड, इसका वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है वो, कि कोई सा भी काम जो है वो, जैसे मान लीजिए 600 जूल का काम वो 10 सेकंड में करता है, तो आप बताइए कि पावर कितना होगा। तो आप आराम से बता देंगे कि उसकी पावर जो है डिवाइड करके 60 हो जाएगी, 60 वाट में आएगी वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि ये क्विक रिवीजन बैच है, इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। इस चीज़ों को मैं बहुत बड़ा खोल के और न्यूमेरिकल और इस चीज़ में घुसेड़ के इसको एक एक टॉपिक को मैं, जैसे अभी हमने पावर का टॉपिक किया तो इसको भी मैं आधे घंटे का बना सकता हूँ, मगर
टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें बेसिक्स चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ना है ताकि हम पेपर में टैकल कर पाएँ। अभी इससे रिलेटेड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पावर का समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था टॉपिक 1 जो था वर्क, एनर्जी और पावर। इसके इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं नेक्स्ट आपका लेके चलूँगा वेव का। वैसे इसके इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी अलग अलग, मगर थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर जल्दी से जल्दी मुझे कवर करना है। अब हम पढ़ेंगे वेव के बारे में। वेव यानी तरंग के बारे में। अब कुछ स्टूडेंट को ये भी होगा कि जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ही है, नहीं है, अभी टाइम ही बहुत कम है, तो इसलिए हमें उस चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप अभी 8-10 घंटे पढ़ लें तो मेरी बात मान लीजिए 13-14 घंटे कर दीजिए, बस यही टाइम है, आपको पुश लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो थोड़ा जब मैं भी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा टाइम लगाइए और ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, अब हम बात करेंगे तरंग की। वेव जो होती है, वेव होती क्या है नॉर्मली, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कोई सी भी चीज़ है, कहाँ, जैसे पानी है, मान लीजिए पानी में मैंने एक पत्थर फेंका, अब उस पत्थर को फेंकने से क्या होगा कि मैंने कोई चीज़ फेंकी है, वो पानी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, कुछ सी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी स्टार्ट होगी और एनर्जी कहीं जाके रुकेगी। अब क्या होता क्या है कि अगर मैं बड़ा पत्थर फेंक के मारूंगा, बहुत बड़ा पत्थर, तो उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और पानी ऊपर की तरफ उठेगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे करते करते जाएगा। अगर मैं छोटा सा पत्थर फेंक दूंगा तो वो चारों तरफ फैल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ रही है चीज़। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से, कोई सी भी डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी में चेंज आता है, एनर्जी में। ठीक है, उसकी एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हो जाती है। अब चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो साइड की तरफ हो। ठीक है, तो वो हमारी तरंग कहलाती है, वेव। आपको समझ आ गया वेव क्या है। किसी भी एक प्लेन जगह पे या किसी भी सरफेस पे, किसी भी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस की वजह से अगर उसमें एनर्जी चेंज होती है तो वो आपकी तरंग कहलाती है। अब अगर बात करें तरंग की, तो यहाँ पर ये दो तरीके की होती है, दो तरीके की। पहली हमारी होती है मैकेनिकल, ठीक है, यानी यांत्रिक वेव। सेकंड हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबको पता है, विद्युत जो होती है। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वेव आपको समझ में आ गया, कोई से भी डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है तो वो तरंग कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यांत्रिक और विद्युत। अब आपको मैकेनिकल के एम से याद रखना है। मैकेनिकल के एम से क्या होता है कि जिसमें माध्यम होता है, माध्यम यानी मीडियम। कोई भी अगर किसी चीज़ में, किसी वेव में, किसी तरंग में अगर कोई मीडियम है तो वो आपकी मैकेनिकल वेव्स होगी। और अगर किसी चीज़ का कोई मीडियम ही नहीं है, वो हर चीज़ों से पास हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाएगी, वो मैकेनिकल नहीं रह जाएगी। अब आपके माध्यम क्या क्या होते हैं, आप सबको पता है कि माध्यम 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सबको पता है आपको, ठोस, द्रव और आपके गैस। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई सी भी चीज इन तीनों में पास हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पास हो जाती है, तो वो मैकेनिकल वेव है। और अगर उसको पास होने के लिए कोई मीडियम ही नहीं चाहिए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे कि लिए लाइट है, लाइट को पास होने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हीट है, हीट को पास होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हीट के आगे तो आप कुछ भी लगा दो, गर्माई पहुंच ही जाएगी जितनी हीट होगी। ठीक है, एक्सरे होता है, जब एक्सरे होता है तो उसको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। एक्सरे कितनी भी ऊपर से अंदर तक की लेयर सब कुछ दिखा देता है, कोई तो उसके में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम से भी पास हो सकता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और जिस चीज को पास होने के लिए कोई ना कोई से मीडियम की जरूरत होती है, वो आपके मैकेनिकल वेव होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के 2 पार्ट जो होते हैं। मैकेनिकल वेव्स के यहाँ पर 2 पार्ट भी होते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं अब 2 पार्ट की तरफ। एक होता है यहां से ट्रांसवर्स, ठीक है, और सेकंड होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूड। अब हम जरा हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार।
तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्लियर हो गया यहां तक आपको? यांत्रिक जो ऊर्जा होती है मैकेनिकल, वो दो टाइप की होती हैं आपकी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। अब इन दोनों को समझ लेते हैं हम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैंने अभी आपको बताया था बड़ा सा पत्थर लिया और पानी के अंदर फेंक के मारा मैंने ऐसे तरीके से, तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ बहे, ऊपर की तरफ उठेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, तो जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है सीध में इस तरीके से, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे की तरफ जाती है, या फिर मैं ग्राफ में देखूं, अगर मैंने यहाँ पर ये पानी है पूरा पानी, और यहाँ से मैंने पत्थर फेंक के मारा है पत्थर, तो यहाँ से पानी उठेगा इस तरीके से, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर हल्का सा उठ के इस तरीके से जो है ना वो पानी जाता है इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा भी होगा कभी कभार मूवीज वगैरह में कि लहरें आती हैं, वो ऐसे इस तरीके से पूरी लहरें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो अब आराम से पता लगा लेंगे ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। यांत्रिक में अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है यहाँ पर, वो जो ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? अब अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, परपेंडिकुलर जो होती हैं या फिर जो ऊपर की तरफ जाती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, जो ये वाली नहीं होती, मतलब जो आगे पीछे की तरफ जाती हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड वाली हो जाती हैं। ठीक है, जो आगे की तरफ जाती है पीछे मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाती, ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो ये है। ठीक है, जो आगे पीछे की तरफ ऐसे करके जा रही है इस तरीके से, यूं एक तो जा रही है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर सीधा, ठीक है, और एक आगे पीछे इस तरीके से, तो वो आपकी हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंगे। क्लियर हो गया? अगर साउंड की जो वेव होती है, जब आवाज कुछ बोलते हैं तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर नीचे जाता है, वो तो आगे जाएगा या फिर हम पीछे बोलेंगे तो पीछे जाएगा, इस तरीके से। क्लियर रहेगा बिल्कुल। तो यहां क्या होता है, साउंड की जो होती है, साउंड यानी ध्वनि, ध्वनि जो होती है आपकी साउंड, वो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है यानी अनुदैर्ध्य होती है, और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होती है आपकी। मैकेनिकल वेव आपको क्लियर हो गई यहां तक? मैकेनिकल वेव जो होती है यानी यांत्रिक जो होती है, उसमें क्या होता है, यांत्रिक तरंग में आपको कोई ना कोई सॉलिड, गैस, लिक्विड, कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य यानी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड। अब जो होता है ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर जो होती है ऊपर की तरफ जो जाती है, और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जो आगे पीछे की तरफ जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें क्या होता है कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कोई माध्यम जो होता है ना, कोई माध्यम नहीं चाहिए यहां पर, हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये आपके वैक्यूम में भी पास हो जाएगी। ठीक है, वैक्यूम में भी आपके पास हो जाएगी, किसी भी चीज में पास हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो इसके सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल होते हैं वो लाइट, हीट एंड एक्सरे। एक्सरे जो होती है, एक्सरे, रेडियो जो होती है, रेडियो वेव्स। तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इन चारों में से एक्सरे तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है कि बताओ एक्सरे कौन सी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर किस मैकेनिकल वेव है, इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये किसी भी मीडियम से पास हो जाती हैं आपके, और ये होती कौन कौन सी है, लाइट, हीट, एक्सरे और रेडियो वाली जो वेव होती है उस तरीके की। तो लाइट, हीट, ठीक है, एक्सरे और रेडियो वाली आपको पता चल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब एक बार देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, विद्युत तरंग जो होती है वो कौन सी नहीं होती, उसको एक बार याद कर लो। अल्फा रेज, ठीक है, बीटा रेज, कैथोड रेज एंड कैनाल जो रेज होती है। क्या होता है कभी कभार एग्जाम में अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल ये पूछ लेता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या नहीं है, या फिर इन तीनों में ये बोल देगा अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज और एक्सरे, इनमें से कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत तरंग जो है वो है। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से ये चारों नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वेव में
और वर्क में, एनर्जी में, पावर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अदर्स वीडियो में आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, दूसरी वीडियोस में इस पे पूरा पूरा एक एक घंटे का लेक्चर बना रखा है उन्होंने कि तरंग पे 1 घंटा पढ़ा दिया, किसी चीज़ पे 1 घंटा पढ़ा दिया। उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल ख़त्म करेंगे इसको जल्दी से जल्दी ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप होमवर्क समझ लीजिए आपको क्या करना है। एक तो लुसेंट और मनोहर पांडे में से वर्क, एनर्जी, पावर और ये वेव, इस चैप्टर के बारे में आप मनोहर पांडे में और लुसेंट में ये क्लास खत्म होते ही पढ़ेंगे, बिल्कुल हाथों हाथ अभी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा मुझे दे दीजिए, आप आधे घंटे पढ़ लीजिए, बस जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को पढ़ेंगे आप। और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, एनर्जी में आपको, एनर्जी में पहले तो वर्क में जो आपको न्यूमेरिकल अगर आपके बुक में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है करने की, अगर हैं तो 1-2 न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म, जो एनर्जी मैंने बताया था आपका कि जो मोमबत्ती होती है वो काय से काय में चेंज करती है। ठीक है, जो लाइट होती है, हमारे बल्ब जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक से जो है आपको लाइट एनर्जी में चेंज करता है। तो इसके कम से कम 15-20 एग्जाम्पल दिए बुक में। वो एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा, वो आपको छोड़ रहा हूँ, वो आपको करने, सारे एग्जाम्पल आपको इसके याद करने। ठीक है, पावर में एक आध अगर न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है तो अच्छी बात है। अगर बुक्स में न्यूमेरिकल नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके न्यूमेरिकल जो प्रीवियस में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक कोई ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर की कोई बुक है आपके पास, अब यहाँ से काम शुरू होता है कि प्रीवियस ईयर की बुक से, प्रीवियस ईयर की बुक है अगर आपके पास, कोई सी और बुक है उसमें पावर के और वर्क के अगर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो आप 2 न्यूमेरिकल इसके 2-3 और 2-3 न्यूमेरिकल इसके कर लीजिए। आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अगर न्यूमेरिकल आ गया तो मैं कर लूंगा। सेकंड चीज़, अगर आपको नहीं मिलते तो मुझे कमेंट कर दो, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के दोनों ग्रुप में डाल दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स, वो आप कर लेना। ठीक है, वेव, अब वेव के बारे में जो है आपने सब कुछ पढ़ लिया, बस फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब 2-3 चीज़ें जो टर्म होते हैं उसको आपको पढ़ना है, वेव का पूरा चैप्टर बुक से। तो ये चारों चीज़ें आपको बुक से पढ़नी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट साउंड का और लाइट का, साउंड और लाइट, साउंड और लाइट। ठीक है, प्रकाश और ध्वनि, ध्वनि, प्रकाश, ये अलग अलग टॉपिक थे, मगर बता चुका हूं कि टाइम कमी की वजह से मैं इसी टॉपिक में अभी अगली वीडियो में आपको ये दोनों करा दूंगा, लाइट और ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 दिन में आपके फिजिक्स खत्म करा दूं, इस तरीके से 5 करके भी सेट 25 दिन है, तो मैं आपके 5 या 4 सब्जेक्ट जो है वो कवर करा दूंगा अच्छे तरीके से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप इससे जुड़े रहें, तो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, वीडियो को पूरा देखना। सेकंड चीज़, आपके पास अभी जो दिन है 25 दिन जो बचे हैं, उसके लिए मैं पूरी अच्छी बिल्कुल स्ट्रेटजी, आपको क्या करना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ छोड़नी है, मॉक टेस्ट कितने लगाने, उसकी पूरी एक सॉलिड करके एक स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा आपसे, उसकी कोई दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, फ्राइडे को आपको जो भी आपका टेस्ट आप लगाएंगे या फिर जो लेटेस्ट टेस्ट है उसका एनालिसिस, आप मुझे एनालिसिस स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में डाल देंगे व्हाट्सएप में, मैंने बोल भी रखा है पहले भी, तो अभी कोई ना डाले उस चीज़ में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट ये सेशन। नेक्स्ट मैं पूरा सेशन लाता रहूँगा रोज़ 10 बजे, इवनिंग में भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कर दूंगा आज भी अपलोड, उसके टेंशन मत लो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 दिन में आपका पूरा ट्रैक पे आ जाएगा। फ्राइडे से पहले बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में वीडियोस मिलेंगी आपको। फ्राइडे तक का बस थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट, पूरी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी। आप मेहनत करते रहिए वहाँ से, मैं मेहनत करता रहूँगा इधर से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 28 अगर दिसंबर से पेपर हो गया तो 28 दिसंबर को पहले दिन आपका पेपर मिल जाए। मार्च तक पेपर चलेगा, मार्च तक तो किसी स्टूडेंट का मार्च में भी हो सकता है, ये याद रखिए। टाइम मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, ऐसा बहुत कम ही होगा कि हमारे स्टूडेंट में से 28 तारीख को पढ़ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना ले, मगर आप ये मान के चलेंगे कि 28 को ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट ये वाला चैप्टर। अब जो है हम नेक्स्ट साउंड और लाइट का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो कह रहे हैं मुझसे, उनके लिए भी मैं 2-3 दिन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैथ्स के लिए भी आपको 1-2 दिन में अब मिल जाएगी अच्छी स्ट्रेटजी। अभी आपको ये पढ़ना है, जितना जितना बोल रहा हूँ उतना करते चले जाइए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।